हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट, हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं आगे रेडॉक्स रिएक्शन में। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड स्लैश लगा हुआ है तो मैं एंड गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम EW से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, डिवाइड बाय एन फैक्टर। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, एन फैक्टर निकालना ही होता है क्योंकि मोलिकुलर वेट तो अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एन फैक्टर है उसकी डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड जितने मोल इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने मोल इलेक्ट्रॉन देता है उनको क्या बोलते हैं अपन, एन फैक्टर। या फिर दूसरा डेफिनेशन, मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे कि जो x है वो x प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो मुझे एन फैक्टर निकालना है x का। तो जो x की ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। यहाँ पे चेंज कितना है ऑक्सीडेशन नंबर में, 0 से +1 में जा रहा है। तो 0 -1 ये आ गया इनटू नंबर ऑफ एटम। एटम कितना है यहाँ पे, ये x 1 ही है तो 1। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगेन यहाँ x2 से x प्लस में जा रहा है, यहाँ ये 0 है, यहाँ प्लस में है, तो चेंज आएगा 0 से 1 मतलब 1 का। लेकिन यहाँ पे एटम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर आ जाएगा 2। तो ये है एन फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग केस हो जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। ठीक है, या सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालने के। तो फर्स्ट केस है इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एलिमेंट इज चेंज्ड। केवल एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। जैसे कि इस KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे आएगी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7। ठीक है, मैं निकालना बता चुका हूँ, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और MnO में अगर O की -2 है तो Mn की कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है, अब मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सबसे पहले मुझे एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो एन फैक्टर कैसे निकालूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 7 - 2 है ना, और Mn कितना है एटम, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 7 - 2 एन फैक्टर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा मोलिकुलर वेट। सपोज मैं इसका मोलिकुलर वेट सबका मैं एग्जांपल में m ही मानूंगा। ठीक है, निकाल सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन m मानेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट यहाँ से निकल के आएगा m/5। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है NH3 से N2H4। NH3 से N2H4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अपन। कितना आएगा यहाँ पे, -3 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है तो 3 है तो +3। ठीक है, और यहाँ N2H4 में नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालूंगा, एन फैक्टर निकालूंगा तो डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर -3 से -2। तो ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। तो चेंज कितना आएगा, 1 का। ठीक है, 1 का आएगा, -3 -2, ये तो आया चेंज। और NH3 कितना है, 1 है, क्योंकि मुझे इस इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है। ठीक है, NH3 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, इसका मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं N2H4 का इक्विवेलेंट वेट पूछ लेता तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4 कितना हो जाता, मॉलिकुलर वेट ऑफ N2H4 डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर देखते हैं एक बार, यहाँ चेंज कितना आ रहा है, -2 से -1, चेंज तो वही है। तो इसका एन फैक्टर निकालूंगा तो चेंज कितना, 1 का। और नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 होता। तो यहाँ पे ये हो जाता m/2। तो एक ही एग्जाम्पल में मैंने आपको दोनों निकालने सिखा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CO2 से C3O2। CO2 का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और C3O2 में प्लस में 4/3 ये है। तो अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालूं तो एन फैक्टर चेंज 4 - 4/3 इंटू CO2 में कार्बन कितना है, 1 है, तो ये एन फैक्टर हो जाएगा। तो 4 3 8, 4 3 12, 12 - 4, 8/3 सॉरी, है ना। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 हो जाएगा मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो 3m/8 यहाँ का इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है H2C2O4 से CO2। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 और CO2 में बार बार मैं निकाल के बता रहा हूँ +4। ठीक है, अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालूँ तो एन फैक्टर आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा है, 3 से 4 1, और कार्बन यहाँ कितने हैं, 2 हैं,
तो एन फैक्टर आ गया 2, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर m/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं N2H4 से NO। N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है, NO का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ओके, चेंज आएगा यहाँ पे 4 का, एन फैक्टर -2 से +2 तक चेंज कितना आएगा 4 का, ठीक है, 2 -2 ये तो चेंज आ गया है ना, इनटू नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2, तो 4 टू 8 हो गया इसका एन फैक्टर। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 8 ये हो गया अपना इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है P4 से PH3। तो P4 में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 और PH3 में यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो चेंज कितना आया यहाँ पे एन फैक्टर, चेंज कितना है ऑक्सीडेशन नंबर में 3 का, और फास्फोरस कितने 4 हैं, तो ये आ गया 12। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/12, क्या आंसर अपना निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। अब आते हैं अपन केस सेकंड पे। केस सेकंड में क्या है, अगर दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और दोनों का ही या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है या तो इसमें दोनों का या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो FeC2O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है +3 है। आयरन यहाँ +3 में जा रहा है, यहाँ कार्बन देखूँ तो यहाँ पे +4। ठीक है, तो अब देखो जो आयरन है वो +2 से +3 में जा रहा है ना, आयरन जो है +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और जो कार्बन है वो +3 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसका एन फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे। देखो एन फैक्टर ऑफ FeC2O4 कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना आया, 2 से 3 में जा रहा है तो चेंज 1, आयरन कितना है 1, प्लस दूसरा आइटम कौन सा है कार्बन है, तो चेंज 3 से 4 1, और कार्बन कितने हैं 2, तो टोटल एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 3। तो यहाँ से EW आ जाएगा अपना m/3। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम निकालेंगे जब एक ऑक्सीडेशन नंबर मतलब दोनों एलिमेंट का या तो बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो। लेकिन अगर एक एलिमेंट का बढ़ रहा हो दूसरे का घट रहा हो तो कैसे करेंगे, उसमें आ जाता है केस थर्ड। जब एक एलिमेंट का बढ़ रहा हो और दूसरे का घट रहा हो तो देखो ZnO, जैसे जिंक +2 में है यहाँ पे और ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ जिंक 0 में और ऑक्सीजन -2 में। तो देखो +2 से -2 से 0 ऑक्सीजन का तो क्या है इंक्रीज हो रहा है ना, और जिंक का +2 से 0 में डिक्रीज हो रहा है। तो एक का इंक्रीज हो रहा है दूसरे का डिक्रीज। तो हम एलिमेंट के एन फैक्टर को अब अलग अलग निकालेंगे। तो जिंक के लिए एन फैक्टर निकालूंगा तो चेंज कितना है 2 से 0 2 का, और जिंक कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो एन फैक्टर चेंज कितना आएगा -2 से 0 2 का, और ऑक्सीजन कितना है वहाँ पे 1 है, तो एन फैक्टर 2। तो किसी सिचुएशन में ये दोनों एन फैक्टर सेम आ सकते हैं और किसी सिचुएशन में ये दोनों फैक्टर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटम इन या तो रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन, मतलब या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/2, मतलब इसी को अपन क्या मान लेंगे एन फैक्टर मान लेंगे। लेकिन सपोज यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, जहाँ मैं सेम बता रहा हूँ वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पे, है ना, ये वाला एग्जांपल है। दूसरा वाला देखते हैं एक बार। Fe2O3 में आयरन जो है +3 में है ना, और ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। यहाँ आयरन 0 में है, यहाँ 0 में है। तो देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीजन का और -2 से 0 में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है। अब आयरन का अलग अलग निकालते हैं। आयरन का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 0 3, और आयरन कितना है यहाँ पे 2, तो 6 आया। ऑक्सीजन का अगर एन फैक्टर निकालूँ तो ऑक्सीजन -2 से 0 2 का चेंज, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, तो ये आएगा 6। तो इसका मतलब इसका कंबाइन एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से EW हो जाएगा m/6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Fe2O3 FeO + 1/2O2 में। तो Fe2O3 में आयरन तो +3 में, ऑक्सीजन -2 में है। आयरन इसमें देखते हैं तो यहाँ +2 में है और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में है, यहाँ तो -2 में, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एन फैक्टर निकालते हैं आयरन का। आयरन का एन फैक्टर निकालूंगा तो चेंज कितना रहा 3 से 2 1, और आयरन कितना है 2, तो यहाँ से एन फैक्टर आ गया 2। ऑक्सीजन का चेंज -2 से 0 2, और ऑक्सीजन कितने 3, तो 6। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई डिफरेंट। ठीक है, तो जब ऐसा केस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं एन फैक्टर को। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ज़्यादा में से कम को घटा दो, 6 - 2 4। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 हो जाएगा m/4। ठीक है, तो इसको याद रखना है, तो नोट पॉइंट भी लिखा रहा है मैंने। इफ ऑक्सीडेशन नंबर डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर नॉट इक्वल, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, देन टेक द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
मतलब एन फैक्टर का हमें डिफरेंस ले लेना है, ठीक है ना। केस फोर्थ है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं बता चुका हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो उसके एन फैक्टर के लिए एक फार्मूला है N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे N1 होता है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर, और N2 जो होता है रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर। मतलब कि यहाँ रिडक्शन लिया तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन लिया तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे Cl2 है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ClO4 माइनस में ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर में और ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो एक जगह तो 0 से +7 मतलब बढ़ रहा है, और एक जगह 0 से -1 मतलब कम हो रहा है। तो मैं N1 किसी को भी ले सकता हूँ। तो N1 मतलब एन फैक्टर निकालूंगा तो 0 से 7 चेंज कितना आया 7, और क्लोरीन कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 14। N2 0 से -1 मतलब रिडक्शन, तो 0 से -1 चेंज 1, और ये कितना है 2, तो N1 N2 आ गया। अब एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो 14 इंटू 2 अपॉन 14 प्लस 2, तो ये हो जाएगा एन फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। बस इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय ये एन फैक्टर, ये वाला एन फैक्टर यहाँ पे अपने को रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं H2O2 से H2O प्लस 1/2O2। H2O2 में ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर में, और यहाँ 0 में। तो -1 से -2 तो ये तो कम हो रहा है, और -1 से 0 ये बढ़ रहा है। तो N1 लेते हैं अपन, -1 से -2 एक बार रिडक्शन के लिए। तो -1 से -2 चेंज कितना 1 का, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो एन फैक्टर आया 2। N2 देखते हैं, -1 से 0 तो 1 का चेंज, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2, तो एन फैक्टर हो जाएगा N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 मतलब 4/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना m/1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं H3PO3। H3PO3 में है ना, H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा यहाँ पे। तो H3PO3 में फॉस्फोरस जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, H3PO4 में +5 ऑक्सीडेशन नंबर में, और PH3 में -3 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो 3 से 5 ये तो बढ़ रहा है, और 3 से -3 ये कम हो रहा है। तो N1 जो बढ़ रहा है उसका देखते हैं। तो चेंज कितना आया 2, और फॉस्फोरस कितना है 1, तो एन फैक्टर आया 2, ठीक है। दूसरा एन फैक्टर N2 देखते हैं, -3 से +3 से -3 तो चेंज 6 का, और फॉस्फोरस कितना है 1, तो 6 हो जाएगा ये। तो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 एन फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, तो 12 बाय कितना हो जाएगा ये 12/8, तो 4 3 जो 12 एंड 4 2 जो 8, 3/2, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा H3PO3 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो 2m/3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इनको हमें याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि KMnO4 है, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका एन फैक्टर अलग अलग मीडियम में अलग अलग आता है। जैसे KMnO4 है वो +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ Mn। एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है। चेंज कितना आया, एन फैक्टर निकालेंगे तो अगर चेंज कितना आया 7 से 2, और Mn 1 ही है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 7 - 2 5, ठीक है। न्यूट्रल या फिर वीक बेसिक मीडियम में Mn+4 में जाता है, चेंज कितना आ रहा है 3 का, वही एन फैक्टर हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये 7 से +6 में जाता है, तो यहाँ पे एन फैक्टर आ जाएगा 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट वेट निकालूँ तो यहाँ पे आएगा m/5, आएगा m/3, और यहाँ पे m/1। किसका इक्विवेलेंट वेट, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट है K2Cr2O7। K2Cr2O7 में ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यहाँ पे Cr2 जो है +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है, +6 से ये +3 में जा रही है, ठीक है। तो चेंज कितना 3 का, लेकिन क्रोमियम कितने यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 एन फैक्टर। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा कितना m/6। यहाँ पे Cr2O7 वो 4 2 8, यहाँ पे क्रोमियम जो है +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रेडॉक्स है ही नहीं, तो कोई इक्विवेलेंट वेट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का एग्जांपल ये है FeSO4.NH4 2 है, इसको मोर सॉल्ट बोलते हैं। ये एसिडिक मीडियम में आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो चेंज कितना आया 1 का, और आयरन भी कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1। तो मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा m/1, और मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे कंपाउंड का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एन फैक्टर ही मेन चीज़ है। तो एन फैक्टर अलग कंपाउंड के हमें देखने पड़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि एन फैक्टर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, तो इसमें फर्स्ट है अपने पास एन फैक्टर ऑफ एसिड्स। एसिड्स का एन फैक्टर क्या होता है, एसिड जितने मोल H+ दे सकता है
है ना। तो एक मोल एसिड जितने मोल H प्लस आयन प्रोड्यूस कर सकता है उसी को उसका एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि HCl, HNO2, HF, HClO4 ये सारे जो एसिड हैं एक ही H प्लस दे सकते हैं तो इनका एन फैक्टर 1। H2SO4 ये मे बी 1 और 2, मतलब डेफिनेशन मतलब ये मैक्सिमम तो 2 दे सकता है लेकिन ये 1 भी दे सकता है, ये रिएक्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसी तरह से H3PO4 मे बी 1, 2, 3 जिसमें 3 क्या है मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा इसके पास H प्लस है नहीं। तो जो H2SO4 है वो मे बी 1 और 2 कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कि H2SO4 जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो और सपोज अगर ये NaHSO4 बना रहा है तो इसने अपना एक H प्लस दिया, इसने अपना एक OH माइनस दिया, इन दोनों ने मिलके बना लिया क्या H2 और बाकी क्या बच गया NaHSO4। तो इसके पास मतलब अभी भी इस कंपाउंड के पास अभी भी एक H प्लस है तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1। लेकिन अगर इसने अपने दोनों H प्लस दे दिए, ठीक है, तो इसको भी 2 OH माइनस लाने पड़ेंगे, मतलब ये अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो जब दोनों H प्लस निकाल देगा तो ये क्या बनाएगा Na2SO4। अब इसके पास तो कोई H प्लस है ही नहीं ना, इसका मतलब H2SO4 अपने दोनों H प्लस निकाल चुका है तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। इसलिए बोला था H2SO4 का जो एन फैक्टर होता है 1 या फिर 2 हो सकता है। नेक्स्ट है एन फैक्टर फॉर बेस। जैसे क्या बोलते हैं एसिड के लिए H प्लस होता है वैसे बेस के लिए OH माइनस, जितने OH माइनस दे सकता है वही उसका एन फैक्टर होगा, या फिर जितने H प्लस वो एक्सेप्ट कर सकता है 1 मोल बेस उसको बोलते हैं उसका एन फैक्टर। ठीक है, जैसे कि NaOH KOH इनके पास एक ही OH है तो एन फैक्टर 1। FeOH2 MgOH2 इनका 1 और 2 दोनों हो सकता है, 1 या 2 दोनों हो सकता है। AlOH3 इसका मे बी 1, 2 और 3 तीनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन फैक्टर ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, मतलब कि जो H प्लस ले भी सकते हैं और H प्लस दे भी सकते हैं। तो देखो NaHCO3 अगर इसने H प्लस दिया तो एक ही H प्लस से लेने के लिए तो एसिड बनाएगा, एसिड है तो इसका एन फैक्टर 1। और अगर इसने H प्लस लिया तो भी एक ही ले सकता है क्योंकि जो एसिड है वो बनेगा H2CO3। ठीक है, तो बेस के फॉर्म में भी ये कितना है इसका एन फैक्टर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट है NaH2PO4, इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो 1 कैसे होगा, जब ये NaH2PO4 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, बेस क्या करता है H प्लस देता है तो ये एक ही H प्लस दे सकता है इसको, तो क्या बनाएगा एसिड क्या करता है, सॉरी ये बेस है तो ये H प्लस लेगा और ये अपना H प्लस देगा, ये इसको अपना H प्लस दे देगा तो ये क्या बना देगा H3PO4 और NaCl। और अगर ये NaOH के साथ ये करेगा तो ये बेस है और ये क्या है एसिड, तो एसिड अपना H प्लस इसको देगा और ये अपना Na इसको देगा तो ये बनाएगा Na3PO4 H2। और अगर ये दोनों ही H प्लस दे देता है तो ये Na3PO4 बनाएगा तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 और अगर यहाँ पे एन फैक्टर 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक नोट पॉइंट है, इसी के ऊपर बेसिस है। If reaction of acid and base is not provided then consider complete neutralization means maximum n factor। मतलब कुछ हमें दे नहीं रखा होता है एसिड बेस के लिए तो हम क्या मानते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब उसका एन फैक्टर क्या होता है मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड। वो कंपाउंड कौन से हैं आयनिक। तो आयनिक कंपाउंड में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा एक मोल कंपाउंड में वही उसका एन फैक्टर होगा। कैटायनिक और एनायनिक चार्ज उसी को बोलते हैं। जैसे कि NaCl में Na प्लस Cl माइनस तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है 1 है तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। K2SO4 FeCl2 2 है, FeNO3 Na3PO4 कितना है एन फैक्टर इसका 3 क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है 3 है। जैसे कि Na3PO4 इसको ब्रेक करेंगे तो 3 Na प्लस और PO4 3 माइनस, ये इसमें ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है 3 सॉरी। नेक्स्ट है एन फैक्टर ऑफ आयंस। तो आयंस पे जितना चार्ज होता है उसी को उसका एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि H प्लस OH माइनस K प्लस Na प्लस Cl माइनस Br माइनस इन सब का एन फैक्टर कितना रहेगा 1। Fe प्लस 2 SO4 2 माइनस Zn प्लस 2 इनका एन फैक्टर कितना रहेगा 2। Fe प्लस 3 एल्यूमिनियम प्लस 3 PO4 3 माइनस इनका एन फैक्टर कितना रहेगा 1। मतलब आयंस के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है 3। ठीक है, नेक्स्ट है एन फैक्टर ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के लिए जो उनकी वैलेंसी होती है उसी को उनका एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि NaKLi इनकी वैलेंसी कितनी है 1, MgZn इनकी वैलेंसी कितनी है 2 और एल्यूमिनियम इनकी वैलेंसी कितनी है 3। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल्स का जो एन फैक्टर होता है उसका वैलेंसी होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।